नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 9 जुलाई है, गुरुवार है। इंदौर की खबरें भरी पड़ी हैं आज। और इंदौर में आज मौसम जो है, न गर्मी है न ठंड है, बस हवा चल रही है हल्की फुल्की और उमस भी है। मतलब मौसम कुछ अजीब प्रकार का है। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक आपकी बारिश की संभावना नहीं है। कुछ और भी खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे, पर आज हम सबसे पहले शहर की खबरों के पहले आपको एक इंडियन एक्सप्रेस नेशनल अखबार है, अंग्रेजी दैनिक अखबार है ये। और पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बेबाक और ताकतवर पत्रकारिता के लिए अखबार पहचाना जाता है ना। आज उन्होंने एक विज्ञापन बना के सोशल मीडिया पर जारी किया है। उनकी पत्रकारिता को तो हम सैल्यूट करते ही हैं, क्योंकि वो पिछले 50-60 सालों से जो पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें वो झुके नहीं, कभी टूटे भी नहीं और झुके भी नहीं। तो वो भी हम बात करेंगे, पर आज पहले आप उनका एक विज्ञापन देखिए जो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है। मुझे लगता है अगर आप थोड़ा भी पढ़ने लिखने वाले हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत करीब से समझ में आएगी कि सही में यही हो रहा है। तो पहले आप विज्ञापन देखिए। धर्मांतरण मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। मोहम्मद अली नाम अपनाने वाले आयुष मलिक ने दोबारा सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। वायरल वीडियो में आयुष ने दोबारा भारतीय न्यूज चैनल देखने वाले व्यक्ति के दिमाग को अगर आप निकाल कर निचोड़ेंगे तो इतनी मात्रा में जहर निकलेगा जो उसे मानसिक रूप से बहुत बीमार करने के लिए काफी है। The Indian Express supports true journalism. इस पर और इसके अलावा राम मंदिर पर और इसके अलावा कल की एक खबर पर भी हम बात करेंगे। पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय ने किसी मंत्री के स्टाफ को बर्खास्त कर दिया। ये पहली बार हुआ है। मतलब नरेंद्र मोदी के कार्यालय से कोई आदेश जारी हुआ और उसके चलते 2 IRS और 2 उनके निजी सचिव सहित 2 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। मतलब 2 को हटा दिया और 2 को बर्खास्त। पहली बार पूरा विभाग मंत्री क्या का बदला गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। पर क्यों हुआ इस पर ही बात करेंगे। सबसे आखिरी में खबरें हैं और बड़ी ताकतवर खबरें जो शायद आपको दूसरे अखबारों में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, तो हम बात करेंगे। पर हम सबसे पहले इंदौर खबरों की बात कर रहे हैं आज, और वही प्रभात खंड खबरों से बात करेंगे। हम प्रभात खंड खबरें हैं, 1-2 खबरों पर बात करेंगे जो शहर से जुड़ी हुई हैं और अच्छी खबरें हैं। यस, आपको याद होगा शायद कि मालवा मिल से लेकर रसोंगा लेबोरेटरीज तक यातायात का भारी दबाव, खूब ट्रैफिक और सब चीज़ों को लेकर ये हुआ था कि यहाँ पर एक एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा। और ये एलिवेटेड ब्रिज जो है इस तरफ से उस तरफ उतार दिया जाएगा तो यातायात का दबाव और सब कम हो जाएगा। और अंततः ये हुआ कि शायद ये मामला पूरी तरह से समाप्त हो गया है, ठंडे बस्ते में चला गया। क्या सीन क्या है? जी बिल्कुल, आपको मैं बता देता हूँ। ITA जो मालवा मिल चौराहा से लेकर पाटनीपुरा होते हुए जो एलिवेटेड भमोरी तक बनाने वाला था, उसको लेकर योजना बन गई थी। दिल्ली की कंपनी से सर्वे कराया गया था कि यहाँ एलिवेटेड बनता है तो वो कितना फ़ायदेमंद होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कंपनी के सर्वे में ये निकल कर आया है कि यहाँ एलिवेटेड के लायक ट्रैफिक ही नहीं है। अब आप कहेंगे ट्रैफिक तो दिखता है उस रोड पर समझने वाली बात है, एलिवेटेड जिस मकसद से बनाया जा रहा था कि आपको जो मध्य क्षेत्र से जो ट्रैफिक आ रहा है जिसे विजयनगर की तरफ जाना है उसको राहत मिलनी चाहिए। पर जब सर्वे किया गया तो सर्वे में ये बात निकल कर आई है कि जो मालवा मिल से ट्रैफिक जो चलता है वो ज़्यादातर नेहरू नगर, नंदा नगर, परदेसीपुरा और LIG की तरफ ही मुड़ जाता है। आगे जाने वाले लोग कम हैंगे। ऐसे में उस एलिवेटेड को बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए तय किया गया है, कंपनी ने अपनी रिपोर्ट बनाकर दे दी है कि जब ट्रैफिक का लोड ही नहीं है विजयनगर तरफ जाने वाला तो फिर यहाँ पे एलिवेटेड बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हाँ, दोनों चीज़ें उन्होंने कहा, ना तो ट्रैफिक की ज़रूरत है कि और ना ट्रैफिक समझने वालों की ज़रूरत है। दोनों ही नहीं है इस इलाके में। पूरा इलाका रोज़ शाम को 5 बजे बाद तब भयानक जाम लग जाता है मालवा मिल चौराहे से लेकर और अनूप टाकीज। कभी आप गलती से उस रेट पर चले गए तो भगवान मालिक, कम से कम 1 से सवा घंटे का मामला अगर जाम लग गया तो होता रहता है वहाँ पर। अब हम पत्रिका की खबर की बात करें। पत्रिका की 1-2 खबरों पर हम बात करेंगे। एक तो हाईवे पर पूरी तरह से गायों को गायब कर दिया जा रहा है। मतलब जो गोवंश है, जो भी जानवर इधर तो सड़कों पर बैठ जाते हैं, तो हादसे भी सबसे ज़्यादा इन्हीं कारण होते हैं। आधी रात को लाइट को समझ में आता नहीं और चौंधिया जाने के कारण या इससे टकराने के कारण बहुत सारी कारें, बहुत सारे ट्रक, बहुत सारी बसें, इनमें हादसे होते हैं। और उसके कारण जो है गायों का और जानवर का नुकसान तो होते ही होता है, पर उससे ज़्यादा कहीं इंसानियत का नुकसान भी होता है। तो इसको लेकर हर 5 किलोमीटर पर गौशाला, मिनी गौशालाएँ बनाई जाएगी और सड़क बनाने वाली कंपनी इसका संचालन भी करेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि जो सड़क पर BOT और जो वसूल कर रही है वही इनका संचालन संधारण भी वो भी इसका करेगी। तो बढ़िया। दूध यही बेचेंगे क्या? नहीं, दूध तो नहीं बेचेंगे। आपको मैं इतना बता दूं, हालांकि अच्छी पहल की जा रही है पर वो
अमल में आएगी कि नहीं आएगी वो विषय अलग है, और अमल में आती है तो कितनी कारगर साबित होगी वो विषय अलग है। एमपीआरडीसी ने एक योजना बनाई है कि जितने भी सड़कें बनाई जा रही है, जो कंपनी सड़क बना रही है जो बाद में टोल वसूली का काम करती है, हर 5 किलोमीटर पर मिनी गौशाला बनाएगी। इसका मकसद ये है कि जो गोवंश जो है सड़कों पर आ जाता है, खासकर बारिश के मौसम की अगर बात कर ली जाए तो मिट्टी गीली होने की वजह से सूखी जगह देखने की उस चाह में जो गोवंश जो है सड़क की तरफ आकर बैठ जाता है। और रात के जैसा कि आप बता रहे हैं, जिस बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंधेरे में गोवंश को लेकर जो हादसे होते हैंगे, मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार गोवंश पर जो बेहतर काम कर रही है उसके अंदर एमपीआरडीसी का एक नया प्लान है। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी सहायता मांगी गई है। हालांकि आपको पहले ही बता दूं मैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जितने भी टोल हैंगे उनके वहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पर एक एम्बुलेंस गाड़ी तैयार रहती है जो गोवंश को जो है पूरे रास्ते भर देखती चलती है, कहीं भी कुछ भी हादसा होने पर मदद करती रहती है। तो एक नई योजना है, पहल है कि हर 5 किलोमीटर पर आप गौशाला तो बना देंगे, मिनी गौशाला, पर उसका संचालन कितने अच्छे से हो पाएगा ये वक्त बताएगा। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर रहे हैं। अग्निबाण में 1-2 खबरें इस पर हम बात करें, कुछ जानकारी आपको दे भी देंगे। एक तो इंदौर से अबू धाबी की फ़्लाइट चालू हो रही है। बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार हो रहा था। हालात जैसे ही सामान्य होना शुरू हो गए, मुझे लगता है अबू धाबी की फ़्लाइट, अगर ये युद्ध चल गया वापस नए सिरे से, तो ये मुझे लगता है ये फ़्लाइट शायद कुछ दिन हो सकती है। पर अभी फिलहाल मुख्यमंत्री 15 तारीख को जो पुराना टर्मिनल जिसको नए सिरे से बना दिया गया है, जिसको चालू करने को लेकर बहुत दिनों से खींचतान चल रही थी, उसे भी प्रारंभ हो जाएगा इसी के साथ में। और पुराने टर्मिनल से ही इंटरनेशनल फ़्लाइट उड़ाने की तैयारी की जा रही है। तो एक नया प्रयास है ये अबू धाबी को लेकर। और इसके अलावा कुवैत दुबई के लिए पहले से चल रही थी, हमारे यहाँ से हज यात्रा के लिए फ़्लाइट सी थी, पर अभी बीच में बंद हो गई थी, अब शायद नए सिरे से फिर शुरू हो। क्यों सर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इंदौर से दुबई के लिए पहले एक इंटरनेशनल फ़्लाइट चली रही थी, अब अबू धाबी की पहली उड़ान की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री कहेंगे 15 तारीख को पहले टर्मिनल 1 से इसको शुरू किया जा रहा है। इंदौर के लिए एक अच्छी बात है। इसका शेड्यूल भी रखा गया है कि हफ्ते में 4 दिन ये चलेगी। बड़ी अच्छी बात है कि 4 दिन चल रही है। इतना ट्रैफिक मतलब अपन मान के चलें कि इस रूट पर मिलता दिखाई दे रहा है, इस वजह से 4 दिन तय किए गए हैं हफ्ते में। हाँ, दुबई जाने वाले शौकीन बहुत है उस इलाके के लिए, घूमने घामने जाने वाले के लिए हमारे यहाँ पर्यटकों की कोई कमी नहीं है और अच्छा से लोग घूमने जाते हैं। पर फिर मेट्रो का कुछ हो रहा है क्या चालू होने का कि नहीं, वो अभी ऐसी रहेगा? जी मेट्रो का विषय तो अभी बहुत लंबा है, लंबी दूर की बात है वो, और लंबे अभी आपको अंडरग्राउंड मेट्रो करना, अभी तो ओवरहेड ही आपके शहर के अंदर तक नहीं आ पा रही है। पता नहीं किस मुहूर्त का इंतज़ार हो रहेगा। आप इंतज़ार करिए, मुहूर्त का हम भी करेंगे। एक खबर और है अच्छी, लंबे समय से ये इस मामले में गाड़ी फंसी पड़ी थी, जो भी जितना भी शहर का मध्य इलाका है जहाँ पर भी, जिसे आप अब यहाँ पर डाटा फार्म से मंजूरी होगी नक्शों की। अभी तक जो है यहाँ पर अवैध रूप से काफ़ी काम चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर निर्माण को लेकर रोक लगी हुई थी। चोरी छुपे यहाँ पे काम हो रहे थे, जिससे नगर निगम भी नुकसान हो रहा था। क्या है अब नए सिरे से क्या बिल्कुल आपको बता दूं मैं कि डेटा फॉर्म से नक्शे किन इलाकों में पास होते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, एमजी रोड, सुनकर आश्चर्य होगा, एमजी रोड, साउथ तुकोगंज, जंजीरवाला चौराहा, रेस्कोस रोड, बात कर लें मनोरमागंज जैसे नामचीन इलाके। बाकी छोटे इलाके तो यहीं है, छावनी की बात कर लो, न्यू देवास रोड की बात कर लो, आप मुरई मोहल्ला की बात कर लो, श्रद्धानंद मार्ग की बात कर लो, ये सिंधी कॉलोनी की बात कर लो। ये वो इलाके हैं जिन्हें डेटा फॉर्म से नक्शे पास होते थे आज से 6 साल पहले तक। आपको बता दूं 6 साल पहले डेटा फॉर्म से नक्शे क्यों पास होते हैं। ये डेटा फॉर्म क्या चीज़ है? डेटा फॉर्म वो चीज़ है, ये वो इलाके हैं, ये गाँव ठान की ज़मीन है, ये आबादी वाला क्षेत्र है जो पहले से विकसित हो चुका था। इनका कोई लेआउट प्लान नहीं है, इन्हें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भी इनका कोई लेआउट प्लान नहीं है, ना ही ये किसी कॉलोनी का हिस्सा है ये। अब इन जगहों पर जो निर्माण हो रहा था, पहले नगर निगम की जो टीम है BOBI अपने स्तर पर मौके पर जांच करते थे और उसका नक्शा डेटा फॉर्म बनाकर, मतलब सारे दस्तावेज इसमें जुटाकर, जिसे डेटा फॉर्म कहते हैं, उसका नक्शा पास कर दिया करते थे। 6 साल पहले इसे बंद कर दिया गया। बंद तो आपने कर दिया, पर यहाँ पे निर्माण रुक नहीं रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, नगर निगम को नक्शे का पैसा मिल नहीं रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं जिन्हें वैध बनाना हैगा। और ये सब पास इलाकों के जो क्षेत्र आ गए हैं जहाँ संपत्तियों की कीमत जो है आसमान छू रही हैगी। ऐसे में से फिर से शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री से जो गुहार लगाई गई थी, मुख्यमंत्री से जो संकेत मिलने के बाद में एक उम्मीद जाग गई है कि डेटा फॉर्म से अब नक्शे पास होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसके अंदर शर्त रख दी गई है कि नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिलकर जो है यहाँ पे नक्शे पास करेगा। कैसे पास करेगा? 5000 स्क्वायर फीट तक के विकसित प्लाट पर तो नगर निगम को अधिकार दे दिया गया है, उससे बड़े प्लाट पर नगर निगम पर रोक लगा दी गई है। अब उससे बड़ा प्लाट है तो पहले TNCP से आपको मंजूरी लानी पड़ेगी। कुल मिलाकर यह कहा गया है कि डेटा फॉर्म से नक्शे शुरू हो रहे हैं, पर कठिन शर्तों के साथ शुरू हो रहे हैं। अब वो बंदरबाट जो नगर निगम से हुआ करती थी कि BOBI पैसा लेकर अपनी जेब गर्म करके जो नक्शे कैसे भी पास कर देते थे, वो नहीं हो पाएगा। चलिए, नक्शे पास होना तो शुरू हुए, कम से कम बहुत सारे लोग इससे परेशान भी हो रहे थे और कई जगहों पे लोगों ने अवैध बना भी लिए, अवैध का काम भी हो गया।
अब हम दोपहर खबरों की बात कर रहे हैं, पहले पेज खबरों की बात करेंगे, पहले मुख्य खबरों की बात कर लेते हैं शहर जुड़ी। एक तो 40 मार्ग तय हो गए हैं जहाँ पर ई बसें चलेगी ये वाली, और प्रधानमंत्री की सहायता से जो ये बसों का क्रम चालू हुआ है, इसमें सब तैयारी हो गई। 15 तारीख से ये इनको हरी झंडी दिखाना चालू हो जाएगा बसों को। इंदौर को सर्वाधिक बसें मिली है इसमें, और ऑर्डिनरी से लेकर सुपर लग्जरी एसी तक इसके अंदर कैटेगरी बसों में आपको मिलेगी। इसके साथ में इसका जो टिकट लेने का सिस्टम भी जो है वो अलग से बनाया गया है। उसके अंदर सब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से टिकट दिए जाएंगे आपको, तो कहीं मैनुअल का मामला नहीं रहेगा। देखना पड़ेगा कि कंडक्टर पुराने और जो पुरानी MPSRTC ले डूबे थे वो यही करते थे कि बाहर टिकट काट देते थे। अब यहाँ ये देखा जाएगा कि बसों पूरा नियंत्रण होगा, ऑनलाइन चेक की जा सकेगी बसें कहाँ रुक रही है और कहाँ चल रही है। क्यों सर? पर उसमें कितने लोग चल रहे हैं वो कैसे देखा जाएगा? हाँ, वो बात खेल वही है। आ गई कि पहले आप लोग टिकट का खेल कर देते थे बाहर, अब तो आपको टिकट देना ही नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि टिकट देंगे ही नहीं। अगर आपने टिकट दिया तो आपके मोबाइल में दिख जाएगा। हाँ। अब आप ई टिकट की बात कर रहे हैं, रास्ता सब निकल जाएगा। टेक्नोलॉजी आप कितनी भी ले आइए, जुगाड़ जो होता है वो जुगाड़ तो वो निकाल ही लिया जाता है। हाँ, एक बार MPSRTC की एक बस के मामले में जांच हुई। ड्राइवर यहाँ से लेके इंदौर से रीवा तक बस चला गया था, तो जब उसकी शिकायत हुई तो उन्होंने कहा साहब वो तो आदमी बड़ा ईमानदार है। बोले बहुत ईमानदार है यार, 2 सीट में राहुल रीवा तक बस ले गया इंदौर से, वो चला के मानना पड़ेगा। इतनी ईमानदारी तो कभी रही नहीं बोले यहाँ पे। एक और खबर पर हम बात कर लें दोपहर की। शिक्षकों को लेकर एक स्टोरी है, संजय जलगांवकर जी की है ये। 110 अतिरिक्त विज्ञान के शिक्षक पढ़ा रहे हैं गणित। मतलब सभी स्कूलों में गणित के शिक्षक लगभग समाप्त हो चुके हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि जो अतिरिक्त विज्ञान के शिक्षक हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको आश्चर्य होगा, आर्ट के शिक्षक जो हैं वो गणित पढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिक्षकों की भारी कमी है स्कूलों में, और गणित के शिक्षक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, और न ही उनको लेकर कोई प्रयास किया जा रहा है। नियुक्ति हुई नहीं है लंबे समय से, इसे लेकर बड़ी दिक्कत हो रही। क्यों साहब? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड अतिरिक्त शिक्षक, जो मेहमान शिक्षक जिन्हें कहा जाता है, मुझे लगता है सरकारी स्कूलों में रखे गए हैं। कि आप आपने रखा विज्ञान के लिए, आप गणित भी पढ़वा लीजिए। आपने आर्ट्स के लिए रखा, आप उनसे भी गणित पढ़वा लिए। पता नहीं कैसा गणित पढ़ा रहे होंगे जब भी बच्चे फेल हो रहेंगे। क्योंकि नायकर जी बड़े व्यंग्यकार थे, वो कार्यक्रम किया करते थे। उनका एक कार्यक्रम था तो उसमें वो कहते थे, अच्छा कहा है भैया तुम्हारे मार्ट साहब नहीं आएगा 5वीं क्लास वाले? बोले नहीं आए तो चलो तुम दूसरी में आके बैठ जाओ इधर, चलो एक साथ पढ़ा देंगे दोनों को बैठ के। तो आने वाले दिनों में ये हालत होने वाली। अब हम बात करें पहले पेज की खबरों की। तो आज राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जो है जांच का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, और बड़ी बरामदगी संभव हो रही है। चोरी करने वालों ने स्वीकार किया है कि वो इस पैसे से मटन भी खाते थे, मंदिर के पैसों से वो सारे कर्म करते थे जो उनको करना चाहिए थे। इसके अलावा चढ़ावे की रकम की लूटपाट भी भरपल्ले हुआ करती थी। तमाम रिश्तेदारों के खातों में ये पैसा डाला जाता था, और ये पूरा एक नेटवर्क था, 2-4 लोगों का नहीं। इसमें बहुत बड़ी टीम अंदर के अंदर ही काम कर रही थी, जो इस चढ़ावे को, जो आप जाके पुण्य के नाम पे चढ़ा के आते थे, उस रुपए को वहाँ पे लूटने का काम वो कर रही थी। पर इसके बीच में एक बड़ी रोचक खबर आज निकल के आई है बाहर, कि इस मामले की पूरी जांच के लिए जिस SIT का गठन किया गया है, उस SIT के मुखिया थे मिस्टर पंत हैं, जो प्रयागराज के कमिश्नर भी रह चुके हैं। इन पर जालसाजी और 400 BC का बहुत गंभीर प्रकरण चल रहा है। इसके अलावा ये प्रयागराज में पिछले बार सिंहस्थ के दौरान कुंभ का जो मेला भरा था वहाँ पे, उसमें अपने माइक से अनाउंस कर चुके थे कि आप थोड़ी देर में अपना स्नान जल्दी कर लीजिए क्योंकि यहाँ भगदड़ मचने वाली है, और उसमें कई लोग मारे गए थे। तो उनकी एक और कार्रवाई इस पर चल रही। तो जिस SIT पर जिस आदमी को जांच का काम सौंपा गया है वो खुद ही कई मामलों में गले गले फंसा हुआ है, तो क्या SIT की जांच करेगा और क्या किसी को वो बचाएगा। और आज जो जांच का काम किया गया, मिश्रा और पांडे से पूछने के बाद में हेरा फेरी के कई तरीके उन्होंने बताया कि पैसे कैसे मंदिर से निकाला जाता था। हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि इतना पैसा जेबों में भर के ले जाते थे कि जब जेब भर जाती थी और पैसे बच रहे हैं तो जूता उतार के उसके मोजे में भर के ले जाया जाता है, थैली टांग के, कि 2 मोजे और भर के ले चल रहे हैं अपन। ये हालत थी राम मंदिर में लूट की। राम मंदिर है, लूट की मान हो गई होगा। खाने की थाली आज जून महीने में और महंगी हो गई है। मतलब जो अभी नया ताज़ा आकलन आया उसको लेकर 4% से 6% तक खाने की थाली और महंगी हो गई है। उसका मूल कारण गैस की टंकियों के भाव बढ़ना है, और इसके अलावा जो खाद्यान्न के सामान के भाव है वो थोक महंगाई से खुरदरा महंगाई की तरफ बढ़ने के कारण अब जो, अगर आप सामान लीजिए कि एक आदमी के लिए थाली घर पे अगर 35 से 40 रुपये की पड़ रही, 35 रुपये की पड़ रही थी, तो आप ये मान लीजिए कि वो 40 रुपये के लगभग आपके पास में 38 से 40 रुपये के लगभग अब आपको पड़ेगी। मतलब अगर आपका 4 लोगों का परिवार है तो आप ये मान के चलिए किसी की रियायत दोनों टाइम के खाने का खर्च आपका 4,000 रुपये से ज़्यादा आराम से हो जाए, केवल खाने का। सामान्य स्थिति में दाल चावल रोटी सब्जी खाने हैं।
अगर ज़्यादा खाने की तमन्ना हो तो ये 6,000 तक भी जा सकता है। एक खबर और है जिस पर हम बात कर लेते हैं, फिर आखिरी में हम एक मुद्दे की खबर पर बात करेंगे। कल दिल्ली में एक मंत्री हैं यादव जी, भूपेंद्र यादव, उनके स्टाफ को बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त किसने किया? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश पर बर्खास्त किया गया था। इसमें एक निजी सचिव था, इसके अलावा 2 IRS अधिकारी थे, इन सबको हटा दिया गया था तत्काल प्रभाव से, और 2 लोगों को बर्खास्त करने के अलावा 3 लोगों को और को हटा दिया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई बहुत गंभीर शिकायत पहुंची थी, और ये पर्यावरण मंत्री भी हैं केंद्र सरकार के। पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि पिछले कुछ समय से ये राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, और इसके लिए बाकायदा अमित शाह के गुड बुक में है ये, इसके लिए अमित शाह के थ्रू कोशिश भी जारी थी। पर प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बड़ा झटका लगा, इसका सारा गणित ये फेल हो गया। अब आइए हम इंडियन एक्सप्रेस को उस विज्ञापन की बात करें जो हमने आपको शुरू में दिखाया था। ये बहुत ही मर्म वाला विज्ञापन है। उन्होंने बताया है कि जो आप चैनल पे कार्यक्रम देख रहे हैं इन दिनों, वो आपके दिमाग को किस प्रकार से, मतलब आपको जो है आज्ञाकारी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और आपकी हालत ये हो गई बौद्धिक स्तर पे कि उस पर पूरा टार जम गया है, जो सिगरेट पीने से होता है ना वो। इंडियन एक्सप्रेस कौन सा अखबार है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस वो अखबार है जिसने ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से आंख मिला के लड़ने की ताकत रखती थी, और सबसे पहले इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर खबर दिखाने का मादा किसी ने उठाया था तो इंडियन एक्सप्रेस ने ही उठाया था। उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने उस मोर्चे पर तटस्थ रहे, कब तक? जब तक प्रधानमंत्री के पद से वो हट नहीं गई। मतलब उन्होंने इमरजेंसी लगाई, सब किया, पर इंडियन एक्सप्रेस का गला दबाने के बाद भी वो लड़ते रहे। इसके बाद में राजीव गांधी की सरकार आई, तो आपको याद होगा शायद कि बोफोर्स घोटाले मामले का सबसे पहला स्कैंडल भी इसी इंडियन एक्सप्रेस ने खोला था, और वो राजीव गांधी से तब तक लड़ते रहे जब वो पूरी तरह से ताकत में थे। मतलब राजीव गांधी के ज़माने में 465 सीटों के साथ कांग्रेस जीत के आई थी, तब उन्होंने मोर्चा खोला था राजीव गांधी के खिलाफ, और तब तक उस मोर्चे में डटे रहे जब तक उन्होंने पद से उतार नहीं दिया था उनको। ये है इंडियन एक्सप्रेस। फिर इंडियन एक्सप्रेस ने VP सिंह के लिए प्रयास किया, और VP सिंह के एक मामले में उनके बेटे के खाते को लेकर भी उन्होंने अमेरिका में बताया कि इस आदमी ने खाता अमेरिका में भी बैंक में खोल रखा है, जिसके अंदर इसका लेन देन होता है। भारी हंगामे के बाद हमें VP सिंह की सरकार भी चली गई। अब ये वो अखबार है जो लगातार ईमानदारी की पत्रकारिता को जिंदा रखता है। राजनाथ गोयनका वो थे जिनकी राजीव गांधी के ज़माने में अरुण नेहरू ने लाइट कटवा दी थी खबर छपने को लेकर। जब अखबार का प्रकाशन रुक गया तो राजनाथ गोयनका ने ये कहा था कि मैं 1 रुपया लेकर आया था इस लाइन में अखबार में, और जब तक 1 रुपया ही बचेगा जब तक मैं अखबार के लिए लगा रहूँगा मैं। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने आज लाइट काट दी तो कल अगर चालू होगी तो हम आज और कल का दोनों दिन का अखबार एक साथ बांटेंगे, परसों लाइट जुड़ेगी तो तीनों दिन का अखबार एक साथ बांटेंगे। अंततः उनकी लाइट अखबार की चालू करने के लिए इतना ताकत होना चाहिए। ये होती है मूल पत्रकारिता के सिद्धांत। जो सिद्धांतों को ईमानदारी की पत्रकारिता करते हैं वो आंख मिला के बात कर सकते हैं, उन्हीं का डर होता है। मेरा ये मानना है कि अब जब चैनलों में, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में पत्रकारिता पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, मतलब जो केवल एक एजेंडा चलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, जो आप रोज़ सवेरे से उठ के देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो एक आज्ञाकारी समाज को बनाने की तैयारी चैनलों के माध्यम से हो रही है कि आपको ऐसा बना दिया जाए ताकि आप अपने बारे में सोचना बंद कर दें, कुछ भी नहीं सोच पाए, जो आपको दिखाया जाए बस आप उसको देखकर निर्णय लें। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस ने आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश वाला विज्ञापन दिया था। मेरा उनको सैल्यूट है, मतलब वाकई हम चैनल की तरफ सैल्यूट करते हैं कि बहुत सोच समझ के उन्होंने बहुत तरीके से विज्ञापन दिया। कार्यक्रम हम आपके लिए बनाते हैं, हमें लगा आज मुद्दों से अलग हटकर व्यापार वगैरह तो दिखाते, मुझे लगा यहाँ मुद्दों से हटकर कुछ खबरें होनी चाहिए, हमने आपको ये अतिरिक्त खबरें बताई। निश्चित रूप से कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा तो आप हमको मैसेज ज़रूर करिएगा। हमारा आग्रह इस कार्यक्रम को लाइक ज़रूर करिएगा आप, क्योंकि लाइक करने से हमको भी मनोबल बढ़ता है हमारा, और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस लिंक को जरूर पहुंचाइएगा ताकि वे भी इसको देख सकें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।